गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का लेसन 2 राजा, किसान और नगर, इसका भाग 1 करेंगे। बेटा इसमें हम पढ़ेंगे आरंभिक राज्य व अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का भारतीय इतिहास आज हम पढ़ेंगे। लगभग हो गया बेटा ये 600 और 1200 वर्ष का इतिहास, भारतीय इतिहास, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर चैप्टर में। बेटा जो हमारे 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस काल को बेटा सबसे महत्वपूर्ण काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें से जो ऋग्वेद है उसकी रचना इसी काल में हुई। उसके अलावा किसानों ने खेती करनी शुरू की इसी काल में। उसके अलावा जो कृषकों की, किसानों की बस्तियां बनी, उनकी स्थापना हुई। उसके अलावा चरवाहों की बस्तियां बनी दक्षिण भारत में। तो इसीलिए इस काल को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बेटा इसके बाद जो हम सबसे अपना फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक जो भारतीय इतिहास को जानने के हमारे क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। पहला स्रोत है अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। अभिलेख बेटा किसी ठोस धातु की सतह, चट्टान या कोई भी पत्थर, उसकी सतह पर जो खुदाई करके जो लेख या संदेश लिखे होते हैं उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों में राजा या उच्च वर्ग के लोग अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने क्रियाकलापों के बारे में, उन्होंने प्रजा के लिए क्या क्या कार्य किए, दानों का, दानात्मक अभिलेख होते हैं, उनमें दान का उल्लेख होता है कि किस किस राजा ने, किस व्यक्ति ने क्या क्या दान किए। तो ये अभिलेख जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जो खुदाई में हमें मिलते हैं। अभिलेख वे जो है भारतीय इतिहास को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत है अभिलेख। उसके बाद जो दूसरा स्रोत है वो है ग्रंथ या साहित्य, जो लिखित स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं। यात्रा वृतांत, कोई यात्री आके जो है अपने वृतांत लिख जाते हैं, या कोई इतिहासकार जो है वो ग्रंथ या साहित्य लिखते हैं। लिखित स्रोत जो हैं वे हैं जानकारी का दूसरा नंबर का स्रोत। तीसरे हैं बेटा सिक्के, जो हमें खुदाई में सिक्के मिले हैं, ये भी हमें इतिहास को जानने के एक सबसे प्रमुख स्रोत हैं। सिक्कों पर जो है वो किस धातु का बना है सिक्का, उसके ऊपर डेट लिखी हुई होती है, उस डेट से या राजा का नाम या चित्र बना होता है, उससे भी हमें भारतीय इतिहास को जानने की जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा चित्र, जो मंदिरों की दीवारों पर, किसी इमारतों की दीवारों पर जो चित्र उकेरित होते हैं, बने हुए होते हैं, उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो भी सोर्स है। और एक और सोर्स है वो है भग्नावशेष। भग्नावशेष क्या होते हैं? जो इमारतें होती हैं उन इमारतों के जो अवशेष, टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं, उनसे भी हमें उस काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो है जो प्रमुख जो 5 सोर्सेस थे, स्रोत थे भारतीय इतिहास को जानने के, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को जानने के, वो क्या क्या हैं? अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र और भग्नावशेष। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने टॉपिक लिया। उसके बाद है अभिलेख शास्त्र, एक आएगा अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी किसे कहते हैं? व्हाट इज एपिग्राफी? जो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। तो जो अभिलेख थे वे संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में और तमिल भाषा में लिखे जाते थे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक सेकंड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के बेटे सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो सेकंड टॉपिक हम करेंगे वो है प्रिंसेप और पियदस्सी। बेटे जेम्स प्रिंसेप जो है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे, भारतीय इतिहास लेखन में उनका क्या योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेम्स प्रिंसेप बेटे 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के वे अधिकारी थे। उन्होंने 1830 के दशक में क्या किया? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ खोज निकाला। तो बेटे जो भी आरंभिक अभिलेख और सिक्के मिले हैं उनमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में ही लिखा हुआ था।
जिसे पढ़ पाना जो है बहुत ही मुश्किल था, और इस वजह से जो है हमें जो भी जानकारी उन अभिलेखों से मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पाती थी। तो जब जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ खोज निकाला तो इन अभिलेखों और सिक्कों पर लिखे हुए लेखों को पढ़ पाना आसान हो गया। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट जो है, नहीं तो अगर वे नहीं पढ़ पाते, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ नहीं खोज निकाल पाते, तो ये सारी जानकारियाँ जो है आज हमें नहीं मिल पाती जो आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों पर खुदी हुई थी। तो जो है उन्होंने क्या देखा कि जेम्स प्रिंसेप ने कि जो अधिकतर अभिलेख और जो सिक्के थे उन पर किसी राजा का नाम पियदस्सी लिखा हुआ है, यानी मनोहर मुखाकृति वाला राजा। तो जो है इतिहासकार उस राजा का कहीं कहीं उस राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा हुआ है। तो जो है सम्राट अशोक को जो है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक जो है उस समय के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो ये जो है हमने किया कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे और जो है उन्होंने उनका भारतीय इतिहास लेखन में क्या योगदान है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिया। उसके बाद हम जो है थर्ड टॉपिक अपना करेंगे प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। बेटे जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल जो है छठी शताब्दी ईस्वी को परिवर्तनकारी काल, महाभारतीय इतिहास में परिवर्तनकारी काल माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है क्यों माना जाता है। तो इसके जो है पहला है कि इस समय 6ठी शताब्दी में आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ। उसके बाद लोहे का बढ़ता प्रयोग, खेती में हथियार बनाने में, खेती के उपकरण बनाने में लोहे का बहुत उपयोग होता था। तो लोहे का बढ़ता उपयोग। तीसरा सिक्कों का विकास। उसके बाद है बौद्ध धर्म और जैन धर्म तथा संस्कृत ग्रंथों का विकास। और नेक्स्ट है जनपद और महाजनपदों का विकास। तो ये 4 कारण थे जिनके कारण जो है 16वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल को जो है महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्या क्या थे? आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों का विकास, जनपदों और महाजनपदों का विकास। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमने किया। तो बेटा ये जनपद और महाजनपद शब्द आया है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि जनपद किसे कहते हैं। जनपद क्या होते हैं? वह स्थान जहाँ पर कोई मनुष्य अपना पाँव रखता है, पैर रखता है, पद मीन्स पैर, और वहीं बस जाता है, उसे कहते हैं जनपद। जनपद एक छोटी इकाई था। और महाजनपद जो है वो जनपद का ही एक विस्तृत रूप जो है वो महाजनपद कहलाता था। एक तरह से महाजनपद जो है वे किसी राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इकाई होते थे। ये बड़े राज्य होते थे महाजनपद। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है महाजनपदों की विशेषताएं। ये क्वेश्चन भी जो है पेपर में बहुत आता है, महाजनपदों की विशेषताएं। महाजनपद जो है उस पर किसी एक राजा का शासन होता था। किसी राज्य में समूह शासन भी होता था। समूह शासन क्या था बेटा? बहुत सारे पुरुष, 6 से 7 पुरुष मिलकर जो है किसी राज्य पर शासन करते थे और हर पुरुष, हर व्यक्ति जो है समूह का हर व्यक्ति जो है राजा कहलाता था। तो जो है संघ जिनमें समूह शासन होता था, जिन राज्यों में, उन्हें संघ या गण भी कहा जाता था। बेटे जो महात्मा बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, वे भी इन्हीं संघों या गणों से संबंधित थे। उसके बाद जो हर महाजनपद की एक किलेबंद राजधानी होती थी। किलेबंद सुरक्षा की दृष्टि से उसे किलेबंद किया जाता था और इस किलेबंद राजधानी के रखरखाव, सेना के लिए, नौकरशाही के लिए राजा को, शासकों को भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी, बहुत धन की आवश्यकता होती थी। अब ये धन कहाँ से आता था? उनके पास आय का स्रोत क्या था? ये जनता से जो है कर वसूलते थे। तो बेटा जो ब्राह्मणों ने जो धर्मशास्त्र लिखे उनमें उन्होंने इन आचार संहिताओं को भी लिखा कि राजा किन किन तरीकों से अपनी आमदनी, आय प्राप्त कर सकता था। तो उसने धर्मशास्त्रों में एक तो लिखा था कि राजा जो है वो क्षत्रिय ही हो सकते थे। उसके अलावा धर्मशास्त्रों में और लिखा कि वे अपने आर्थिक स्रोतों के लिए क्या क्या उपयोग कर सकते थे। क्या क्या? पहला, वे जो है जनता से, शिल्पकारों से, किसानों से, चरवाहों से, है ना, इन सब से जो है ये कर वसूलते थे। ये इनकी आय का स्रोत था। और उसके अलावा जो है
कोई राजा अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके वहाँ से भी जो है लूट के जो है धन प्राप्त कर सकता था। ये भी धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ था। तो ये बेटा हमने करी महाजनपदों की विशेषताएं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है महाजनपदों में प्रथम मगध। बेटे 4वीं से 7वीं 6वीं शताब्दी के बीच जो मगध था वो सबसे सर्वशक्तिशाली 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध बन गया। इसके क्या कारण थे? पहला, मगध में बेटा खेती की उपज जो है, मिट्टी बहुत उपजाऊ थी तो खेती की उपज बहुत अच्छी थी। नंबर दूसरा, वहाँ लोहे की खदानें थी तो लोहा जो है हथियार बनाने में युद्ध के और खेती के उपकरण बनाने में बहुत ही काम आता था, उपयोगी था। उसके अलावा जंगलों में जो है हाथियों की बहुतायत थी। हाथियों की उपलब्धता से तो वो हाथी जो हैं वो सेना के प्रमुख अंग होते थे। उसके अलावा गंगा और उसकी सहायक नदियों से आवागमन बहुत ही सस्ता और सरल था। और उसके अलावा जो मौर्य साम्राज्य की जो शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे शासक बहुत ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली थे और उनके मंत्री भी उनकी नीतियां लागू करने से नहीं हिचकिचाते थे और उन्होंने अपनी जो है नीतियां लागू करके मौर्य साम्राज्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। इसके अलावा जो राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की, वो थी आरंभिक राजधानी थी राजगृह, यानी राजा का घर। तो ये प्राकृतिक रूप से चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुई थी जिससे कि कोई आसानी से आक्रमण न कर सके। और जो है बाद में ये जो है शिफ्ट कर दी गई पटना, जो आज पाटलिपुत्र, राजगृह को जो है इसकी मौर्य साम्राज्य की राजधानी फिर पाटलिपुत्र बना दी गई, जिसे आज पटना कहा जाता है। तो ये जो है 5-6 पॉइंट्स थे जिनके कारण जो है मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बन गया। पहले तो खेती की उपज अच्छी, वहाँ लोहे की खदानें थी, हाथी जंगल में बहुत आए थे, गंगा और उसकी उपनदियों द्वारा जो है आवागमन सस्ता और सरल था, महत्वाकांक्षी शासक थे और वो जो राजधानी थी राजगृह वो जो है चारों ओर से पहाड़ियों से प्राकृतिक रूप से घिरी हुई थी, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये 6 पॉइंट्स आप सबने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे वो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 321 ईस्वी में बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। पहले तो मूर्तिकला, जो मूर्तियाँ मिली हैं उनके अवशेष मिले हैं, उनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नंबर 2, समकालीन रचनाएं, जो साहित्य लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, उनसे हमें बहुत महत्वपूर्ण मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला जो रचना थी, ग्रंथ थी, वो थी मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था जो कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और वो यहाँ काफ़ी समय रहा और उसने जो भी दरबार के बारे में जो है शाही नौकरशाही के बारे में, प्रजा के बारे में, जनता के बारे में उसने बहुत कुछ अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा, उससे हमें जानकारी मिलती है। दूसरी बुक थी वो थी अर्थशास्त्र, चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है एक मंत्री था और बहुत इंटेलिजेंट था बेटा वो, और उसने जो है अर्थशास्त्र लिखी। तो अर्थशास्त्र में उसने जो भी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी राजनीतिक मौर्य वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य की जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़, राजनीतिक नीतियाँ, राजा को क्या कार्य करने चाहिए, है ना, तो ये सब बातें उसने जो है अपने अर्थशास्त्र में लिखी। तो उसको पढ़ के भी हमें मौर्य साम्राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ये एक संस्कृत नाटक था और जो है इसमें विशाखदत्त ने लिखा कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से जो है राजा जो धनानंद थे उनको गद्दी से हटाकर और नंद वंश का नाश करके जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये जो है 3 बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक मेगास्थनीज की इंडिका, चाणक्य का या कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस संस्कृत नाटक था।
उसके अलावा और क्या है रचनाएं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो ग्रंथ मिले हैं, संस्कृत ग्रंथ मिले हैं, उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो खुदाई में सिक्के मिले हैं, सिक्कों से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, उसमें जो है राजा का नाम, उसके चित्र, उसकी डेट लिखी होती थी और उसमें धातु किस धातु का बना है, कुछ कार्य भी राजा के लिखे होते थे, उन सब से भी हमें जानकारी मिलती है। सिक्के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके अलावा अभिलेख, अभिलेख तो पहले भी हमने पढ़ा कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। किसी ठोस पदार्थ पे धातु की सतह हो, चट्टानों पत्थरों पर लिखे हुए लेख या संदेशों को, है ना, उपदेशों को, शिक्षाओं को, उन्हें जो है अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख जो है वो 3 प्रकार के थे। एक तो जो है लघु अभिलेख जो छोटे पत्थरों पर लिखे जाते थे, और एक थे स्तंभ अभिलेख। अशोक ने, सम्राट अशोक ने स्तंभ अभिलेख बनाए। स्तंभों के ऊपर उसने धम्म के सिद्धांतों को लिखवाया जिन्हें लोग पढ़ें और उनका प्रचार करें। उसके अलावा जो है महाशिलालेख, महाशिलालेख भी मिले हैं हमें, जो है जो बड़ी चट्टानों के ऊपर लिखे हुए लेख होते थे, संदेश होते थे, उन्हें महाशिलालेख कहा जाता है। तो इस प्रकार इन स्तंभों पर लिखकर, अभिलेखों पर लिखकर जो है अशोक ने धम्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। तो ये सब हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत। पहला मूर्तिकला, समकालीन रचनाएं, उसमें इंडिका जो है अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस, उसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ, उसके अलावा जो है सिक्के और अभिलेख, अभिलेखों पर लघु अभिलेख, स्तंभ अभिलेख और महाशिला लेख। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने जो है क्लियर किया। अभी हमने पढ़ा कि स्तंभों पर, स्तंभ अभिलेखों पर जो है अशोक ने, सम्राट अशोक ने धम्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। तो अब आगे हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे कि धम्म किसे कहते थे। तो धम्म बेटा क्या था कि कलिंग युद्ध के बाद जो है भीषण नरसंहार और विनाश लीला को देखकर उसका मन बहुत ही, उसके हृदय को बहुत, सम्राट अशोक के हृदय को बहुत आघात पहुंचा। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने दिग्विजय का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग अपना लिया। और जो है कुछ लोग जो है इतिहासकार धम्म को बौद्ध धर्म भी मानते हैं और नए नए विचारों का उसने प्रतिपादन किया जिसे धम्म कहा जाता है। तो धम्म के जो सिद्धांत थे वो क्या क्या थे? सहिष्णुता पर बल दिया, नम्रता पर उसने बल दिया और अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। उसके अलावा लोक कल्याण के कार्यों पर उसने, सम्राट अशोक ने बहुत बल दिया। उसने जो है कुएं खुदवाए, सराय बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई, जानवरों के लिए और मनुष्यों के लिए प्याऊ लगवाए, कुएं खुदवाए। तो इस तरह उसने बहुत सारे जो है लोक कल्याण के कार्य खुद भी किए और जो है उसने लोगों को भी इनका पालन करने के लिए कहा। उसके अलावा जो धम्म का एक व्यवहारिक पक्ष भी था, उसने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए क्या कहा कि बड़ों का हमें जो है आदर करना चाहिए, अपने सेवकों के साथ, नौकर चाकरों के साथ किस प्रकार हमें जो है सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए। उसके अलावा दान करना, दया करना और जो है सत्य बोलना, है ना, अपनी मन की शुद्धता पर उसने बल दिया। उसके अलावा और उसने निषेधात्मक पक्ष क्या था इस व्यवहारिक पक्ष का कि क्रोध, लोभ, मोह, निष्ठुरता, है ना, जैसे जो है अवगुण हैं, इन्हें जो है इनका उसने त्याग करने के लिए कहा। तो इन धम्म के सिद्धांतों द्वारा वो अपने, सम्राट अशोक अपने जो है जो भी उसके जनता थी, है ना, उनमें जो है नैतिक गुणों का विकास करना चाहता था। तो इसके लिए उसने जो है धम्म का सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए उसने कई विद्वानों की, जिन्हें महामात्य कहा जाता था, उनकी नियुक्ति की, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करते थे। उसके अलावा उसने अभिलेख खुदवाए, ये तो मैंने पहले भी बताया कि अभिलेख खुदवाए, स्तंभ अभिलेख खुदवाए, उन पे धम्म के सिद्धांतों को खुदवाया जिससे कि लोग पढ़ें और अपने जीवन में उन्हें अपनाएं। उसके अलावा उसने धर्म यात्राएं की और अपने जो है अधिकारियों को भी धर्म यात्राओं में भेजा। तो ये बेटा हमने धम्म के बारे में आज पढ़ा। तो बहुत सारे हमने जो आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने किए, जो भारतीय इतिहास लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हमने किया। उसके अलावा हमने प्रिंसेप और पियदस्सी के बारे में पढ़ा। उसके अलावा जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल
क्यों माना जाता है, ये टॉपिक किया। उसके अलावा महाजनपदों की विशेषताएं की। उसके अलावा हमने 16 महाजनपदों में जो मगध सबसे शक्तिशाली कैसे बन गया, हमने ये टॉपिक किया। उसके अलावा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं ये किया। और उसके बाद लास्ट में हमने किया धम्म किसे कहते हैं और अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए क्या क्या उपाय किए। तो जो है इसके बाद हम असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे, भारतीय इतिहास लेखन में उनका क्या योगदान था। तो ये हमने पहले भी किया कि जेम्स प्रिंसेप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। 1830 के दशक में उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ खोज निकाला। उसके बाद जो है महाजनपदों की विशेषताएं ये हमने की कि हर महाजनपद पर जो है एक राजा का शासन होता था। कहीं कहीं किसी राज्य में समूह शासन भी होता था, जहां ग्रुप में 5-6 जो व्यक्ति मिलकर जो है वे शासन करते थे और हर व्यक्ति जो है वो राजा होता था। इन्हें संघ या गण भी कहा जाता था। किलेबंद, हर महाजनपद की किलेबंद राजधानी होती थी और सेना, नौकरशाही और राजधानी के रखरखाव के लिए आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी, जो कि जो राजा हैं वो जनता से, चरवाहों से, किसानों से, शिल्पकारों से जो है कर वसूल कर उसको पूरा करते थे और दूसरे देशों पर, दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके भी वे धन जो है प्राप्त करते थे। उसके अलावा 16 महाजनपदों में प्रथम जो मगध सबसे शक्तिशाली क्यों बन गया ये हमने किया। तो ये अच्छा, उसके बाद जो थर्ड जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश की जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं। तो जो है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत ये हमने कर लिए। मूर्तिकला, समकालीन रचनाएं, उसमें इंडिका, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, बौद्ध व जैन धर्म के ग्रंथ, सिक्के और अभिलेख, ये हमने जो है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत में लिखना है। उसके बाद अशोक का धम्म क्या था और उसने धम्म के प्रचार के लिए जो है क्या क्या उपाय किए। तो अशोक का धम्म क्या था ये हमने पहले बताया, भीषण नरसंहार और विनाश लीला को देखते हुए उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने जो है अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग अपना लिया और नए नए विचारों का प्रतिपादन किया जिन्हें धम्म कहा जाता है। और उसके धम्म के प्रचार के लिए उसने महामात्यों की नियुक्ति की, अभिलेख खुदवाए, है ना, और कई धर्म यात्राएं की। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद मगध सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में कैसे बन गया उसके कारण, तो ये भी हमने किया है कि जो है वहाँ खेती की उपज बहुत अच्छी थी, लोहे की खदानें थी, जंगलों में हाथी बहुतायत थे जो सेना के प्रमुख अभिन्न अंग थे। उसके अलावा वहाँ के जो गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सरल था। महत्वाकांक्षी शासक थे, उन्होंने मगध को जो है अपनी नीतियाँ लागू करके उन्नति के शिखर तक पहुँचाया और उसकी आरंभिक राजधानी राजगाह थी जो चारों ओर से प्राकृतिक रूप से जो है सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो ये क्वेश्चंस हमने एक बार जो है इनको रिवाइज भी कर लिया। और बेटा जो काफ़ी एक बच्चों का एक ग्रुप जो है वो इस राजा, किसान और नगर इस चैप्टर पर अपना जो है प्रोजेक्ट बना रहा है। तो वो सभी बच्चे जो है आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें ज़रूर इंक्लूड करें। आशा है आपको आज का जो हमने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट भाग 1 किया वो सभी को इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे फ़ोन करके या ग्रुप में मैसेज करके और जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।